हाय। तो यार देखो, हमने ये देख लिया कि पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कैसे हुई, मेन कंट्रीब्यूशन मेंडलीव ने दिया, फिर उसके बाद मोज़ले ने डिस्कवरी करी। अब हम यहां पर अटक गए हैं कि मोज़ले ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि जो प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की सोडियम के जैसी, सोडियम की पोटेशियम के जैसी, इन सब की प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर हैं, वो इनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। मोज़ले ने ये एस्टैब्लिश हमको कर दिया था, पिछले लेक्चर में हमने ये चीज देख ली। अब सवाल ये उठता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे कि प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं कुछ एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, ये हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाए। बहुत सिंपल सा आंसर है हमारा सवाल। हम क्या पूछ रहे हैं? सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि भैया प्रॉपर्टीज रिपीट हो क्यों रही हैं? फ्लोरीन क्लोरीन के जैसा, क्लोरीन ब्रोमीन के जैसा, ब्रोमीन आयोडीन के जैसा, ये सब एक दूसरे के जैसे, ऐसा क्यों? इनमें कौन सी कॉमन कनेक्शन है? इनमें कौन सा कॉमन बात है? इनका डीएनए सेम है क्या? जैसे हमारे पापा का डीएनए सेम है, उनका उनके पापा के साथ डीएनए सेम नहीं, सिमिलर, वैसे इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? तो बहुत रिसर्च हुई, लोगों ने काफी मेहनत करी और फाइनल रीजन निकल के ये आया कि यार इन सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, इन सब के वैलेंस शेल में, अब ध्यान से सुनना, ये इस पूरे चैप्टर का सार है। आगे जाकर हम जितनी भी चीजें करने वाले हैं, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, सारी प्रॉपर्टीज इस एक सिंगल चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। कोई भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसके वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रेपिटेशन क्यों आता है प्रॉपर्टी का? इसलिए आता है। क्यों आता है? सर क्या कॉमन है लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में? ये जितने भी एलिमेंट्स के मैंने आपको नाम लिए, इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझने की बात यह है, वो सारे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन की जैसी क्यों? क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस के जैसी क्यों? क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसी क्यों? क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, उन सब की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? उन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। यह है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि अगर आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो हां, आपकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? पीरियोडिक टेबल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कॉलम्स को बोला था ग्रुप और जो रोज हैं उनको हमने बोला था पीरियड। ये मेंडलीव ने दिया था, वही कैरी फॉरवर्ड हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मोज़ले की बनाई हुई थी। ठीक है, आया समझ में? तो जितने भी ये कॉलम्स हैं ना, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, जैसे मान लो ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जितने भी इस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, जैसे ग्रुप 1 आपको दिख रहा है, ग्रुप 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसमें हर एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। जैसे मैं ग्रुप 1 को देखूं तो हाइड्रोजन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर। सर सिमिलर कैसे? ये मेटल्स होते हैं, ऊपर से ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटीज काफी सिमिलर होती हैं। तो इतनी सारी सिमिलर प्रॉपर्टी, ये सब चमकते हैं, लस्टर होता है इन सब में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लेट से ऑक्सीजन वाले ग्रुप की, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया,
ऑक्सीजन और सल्फर की काफी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2S बनाता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल होता है। तो यह बात समझने की है सबसे पहले, इसलिए मैं इसको इतनी बार अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं कि अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो आपकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अब जो क्यूरियस बच्चे हैं उनके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो इंफॉर्मेशन दे दी ना हमको कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, उसका केमिकली रीजन क्या है? रीजन हम देखेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे। रीजन दूंगा, कोई एक ऐसी चीज नहीं होगी जिसका आपको रीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, हर एक चीज का रीजन आपको मिलेगा। पर अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रीजन को जैसे जैसे और मैच्योरिटी आएगी और चीजें सीखेंगे और अच्छे से रीजन को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो अब आज का जो लेक्चर है हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली। अब जो रिमेनिंग लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होने वाला है। इंफॉर्मेशन बेस्ड का क्या मतलब है? आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। ग्रुप्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड में कौन से होते हैं, फिर एक ब्लॉक नाम की चीज होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, सारे एलिमेंट्स को मिला के 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो यार ये वैसे है कि आज हम रेस्टोरेंट में गए हैं, मेन्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा स्टार्टर्स, ओ ये है भैया, मस्त चाइनीज भी है यहाँ तो, ठीक है। मेन कोर्स में ये है, अच्छा रोटियां इस प्रकार की हैं। तो आज हमारा मेन्यू एक्सप्लोरेशन डे है कि हम पीरियोडिक टेबल के एक एक कंटेंट को निकाल निकाल के समझेंगे, ठीक है, पक्का। आगे चलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में जानने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स हम देखने वाले हैं। तो देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 हम सिर्फ इनके बारे में जानेंगे। हमारे लिए सिर्फ यही जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम ग्रुप 3 से ग्रुप 10 को स्किप कर देंगे, मतलब ग्रुप 3 से ग्रुप 12 को, सॉरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले ग्रुप को हमको डिटेल में ग्रुप वाइज नहीं पढ़ना। सर क्यों नहीं पढ़ना? अबे खुश हो जाओ ना, तुम्हारे तो सिलेबस कम हो गया, ठीक है। तो यार वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एल्कली मेटल्स भी बोला जाता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? उनको एल्कली मेटल्स भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। सर एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? एल्कली का मतलब बेस। तो जब आप इन मेटल्स को, जैसे कौन से मेटल हैं, जैसे मान लो अपना सोडियम है, ठीक है। कौन से पहले इस ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। आपको पोटेशियम तक का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो लिख लेना, पर हां पोटेशियम तक तो हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। सर हम इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? आप सोडियम को पानी में डालोगे तो वो जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो बेसिक नेचर के होंगे, जैसे NaOH, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस टू अकर इन नेचर। एसिड बेस थोड़ा बहुत हमने 9th 10th में पढ़ा है, डिटेल में पूरी 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए इनको एल्कली मेटल भी बोला जाता है। कई बार आपके सामने टर्म आएगी तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इस ग्रुप की खास बात क्या है? इस ग्रुप के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या खास बात है इस ग्रुप की? कि इस ग्रुप के वैलेंस शेल में ओनली सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन। क्या खास बात है? आपको सामने दिख रही है। अब यह इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात, सबसे मुश्किल बात, आपको यह याद होना चाहिए कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सर कैसे याद करेंगे? अबे ट्रिक है ना, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से याद करेंगे। और बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है, दिमाग में आपके छप जाएगी। एक बार एलिमेंट इंफॉर्मेशन की समरी कर लें। इनको एल्कली मेटल बोला जाता है,
और इनके वैलेंस शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहां पे जाता है, एस सब शेल में जाता है। जैसे आप देखो हाइड्रोजन 1s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में। लिथियम लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2s में। सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s में। पोटेशियम लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4s में। इसको याद करने की ट्रिक देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, जैसा कि मैंने आपको बताया वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको याद करने की ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। हलीना, तो हलीना, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांशियम। क्लियर? हलीना की रब से फरियाद। आप भी कितनी फरियाद लगाते हो, सर आराम से नंबर आ जाए, सर मेहनत ना करनी पड़े, सर 6 घंटा पढ़ के ही काम हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर जेईई नीट निकालनी है तो डेली ऑन एन एवरेज 10 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 1 साल है तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, 3650 घंटे आपको मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके पास 2 साल है तो ऑन एन एवरेज 7000 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर रैंक निकालना चाहते हो तो। और हर बच्चा जो यहां पे सुन रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, वो रैंक तो निकालना चाहता है। तो ये मेरा कौन सा ग्रुप हो गया, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ग्रुप एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन से आपको समझ में आ गया, वापिस से इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो बनेंगे, जैसे MgOH होल ट्वाइस, जो मैग्नीशियम इसका एक ग्रुप का मेंबर होता है, उसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अर्थ मेटल्स क्यों, क्योंकि ये अर्थ में ही पाए जाते हैं, आपको डिगिंग करनी पड़ेगी इनको निकालने के लिए। ठीक है, एल्कलीन अर्थ मेटल्स कौन कौन होता है भाई सेकंड ग्रुप में, सबसे पहले ये देख लेते हैं, बेरिलियम बाबा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4, फिर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फिर कैल्शियम 20, फिर स्ट्रॉन्जियम, फिर बेरियम और फाइनली रेडियम। ठीक है, तो क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्जियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, आप सब बच्चे ट्रिक का वेट कर रहे हैं, ट्रिक आ गया, रुको जरा सब्र करो, पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो जान ले इनके बारे में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सबका, कि वैलेंस शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए n मतलब लास्ट शेल जो भी इसका n है। जैसे बेरिलियम के केस में n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई भाई, 1s2 2s2। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2, तो n की वैल्यू कितनी 2, तो 2s2। मैग्नीशियम के केस में n की वैल्यू कितनी हो गई 3, कैल्शियम के केस में n की वैल्यू कितनी हो गई 4, स्ट्रॉन्शियम में 5, बेरियम में 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS2 हो गया। कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इनमें। ठीक है, क्लियर है, पक्का। आगे चले, इसकी याद करने की सर कोई ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये आजकल के जमाने की सच्चाई है। माता पिता पूरी मेहनत करते हैं, आपके भी करते हैं, आई होप आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पूरी जी जान जिंदगी भर लगा देते हैं वो कमाई करने के लिए, ताकि बच्चों की बेसिक जरूरतों को, स्कूलिंग हो गया, कभी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ गई तो वो हो गया, उनके लिए कॉलेज अच्छा सा हो गया, उनकी शादी अच्छे से हो पाए, इसके लिए पाई पाई बचाते हैं। पर बच्चे, महंगा मोबाइल खरीदना है, गाड़ियां लेनी है, मेरे दोस्त के पास तो उसके पापा ने उसको ये वाली बाइक दिलाई, मेरे को भी ये वाली बाइक चाहिए, ऐसा मत करना यार। उनकी बहुत लगन, मेहनत, बलिदान, त्याग से उन्होंने एक एक पैसा अर्जित किया है। ठीक है, तो यार हमको उसका ध्यान रखना है ना। तो चलो ठीक है, इमोशनल तो हो गया, बट इसको याद करने की टेक्निक, बेटा मतलब BE, मांगे मतलब Mg, मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्शियम, बाप मतलब बेरियम, रोए मतलब रेडियम। ठीक है, आगे चले, पक्का। फिर ग्रुप 13, इसको बोरोन फैमिली भी बोला जाता है। बोरोन फैमिली का है बोला जाता है सर, क्योंकि फर्स्ट मेंबर बोरोन है। फर्स्ट मेंबर क्या है, बोरोन है। फर्स्ट मेंबर किसका है, बोरोन इसका फर्स्ट मेंबर है, विद एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3, 2s2 2p1। वैलेंस शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल माने n = 2, ठीक है।
पर सर एक इलेक्ट्रॉन पी में है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक क्यों नहीं हुआ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ऐसे काउंट हम नहीं करते। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो हाईएस्ट n का नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हाईएस्ट है, जैसे इस केस में 2 है, उसकी जितनी भी सब शेल हैं सबके मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोरोन में हाईएस्ट शेल नंबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 की बाइफिरकेशन, 2 तो s में है और 1 p में है, तो इसलिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3। अगला मेंबर एल्यूमिनियम, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, 3s2 3p1, वापिस से 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम और फिर NH, ठीक है। गैलियम तक आप याद रख सकते हो, ऐसे एल्यूमिनियम तक याद रखने से भी काम हो जाता है। एटॉमिक नंबर 20 तक हमको सब कुछ याद होना चाहिए, 36 तक कर लो सेफ साइड, उसके बाद नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे NS2 NP1। लास्ट S वाले सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P अनफिल्ड है। देखो S तो फुली फिल्ड है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने 2 के 2 भर दिए। P में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, हमने उसमें 1 भरा है, ठीक है। तो NS2 NP1, क्लियर, पक्का। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। और इसकी ट्रिक, बैंगन आलू गाजर इन थैला। सब्जी मंडी जाते हो, हेल्प कराते हो घर के काम में? नहीं सर, काउच पटाटा बन के बस सीरीज देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। ऐसा मत करो, घर वालों की थोड़ी हेल्प करवा दो। बैंगन लाओ, आलू लाओ, गाजर लाओ और सबको थैले में डाल दो। बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन बोरोन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इन इंडियम, टीएल थेलियम, NH हमको याद करना ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई ट्रिक नहीं है। आगे चलें, पक्का, श्योर। चलो अब आने वाली है कार्बन बच्चे की फैमिली, कार्बन बाबा की फैमिली। कार्बन मोस्ट अबंडेंट है कहां पे? कहीं पे भी नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको नहीं माननी। पर हां, कार्बन दुनिया में, भारत में, मतलब भारत में क्या, सॉरी, अर्थ पे सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, ये तय है। इसकी एक अलग से ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको आगे जाकर पढ़नी है, जिससे आपको मोहब्बत होने वाली है, जो सबसे ज्यादा लॉजिकल होती है सारी केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है? कार्बन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्बन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड और फिर फाइनली ये जो भी है Fl वगैरह, ठीक है। ये किसी काम के नहीं होते, इसलिए मैंने तो कभी याद नहीं किए, ना इनके बारे में कुछ देखा। अब जरूर देखता हूं, क्योंकि यार केमिस्ट्री का टीचर बन गया हूं, केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और 11वीं 12वीं में इनका कोई काम नहीं आता, जो लास्ट वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन का क्या होता है? 3s2 3p2। जर्मेनियम 4s2 4p2, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। कैसे लिखते हैं? वैलेंस शेल का लिखते हैं। तो S सबशेल पूरा का पूरा फिल है और P सबशेल अनफिल्ड है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 आ सकते हैं, 2 इसके पास भरे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4। और इसकी ट्रिक, कहें शिव जी सुनो पार्वती। तो कहें से कार्बन, शिव से Si, जी से जर्मेनियम, सुनो से टिन, मतलब SN होता है उसका सिंबल इसलिए, और पार्वती मतलब Pb लेड। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? कहें शिव जी सुनो पार्वती। क्या हो गई ट्रिक भैया? दिमाग में अपनी कॉपी में ये लिखते जाना, कहें शिव जी सुनो पार्वती। आगे चलें, पक्का। अगला है नाइट्रोजन फैमिली। इनको निकोजन भी बोला जाता है, P साइलेंट है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर के रूप में काफी ज्यादा यूज होते हैं। फर्स्ट मेंबर इसका क्या है? नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फिर 2 3 4 5 6 7 8 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो फास्फोरस का भी 3s2 3p3। अब यहां पे एक खास बात है, S वाला जो हमारा सबशेल है वो फुली फिल्ड है, और जो P वाला सबशेल है वो हाफ फिल्ड है। कुछ इस तरीके से हर एक सबशेल जो है हमारा, जैसे P सबशेल के हर एक ऑर्बिटल में px py pz एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, और जिनकी स्पिन्स सारी पैरेलल है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो S सबशेल फुली फिल्ड, P सबशेल हाफ फिल्ड, ठीक है ना।
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सर? 3s2 3p3 मतलब ns2 np3 हो जाएगा। अब सब समझ में आ गया, वैसे भी बहुत इजी है। अगला फिर as, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा sb, फिर bi और फिर ये हमारा mc, ठीक है, पक्का। आगे चले। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5। इसको याद करने की ट्रिक, नहीं पढ़ा अब सब बर्बाद, तो आज पढ़ लो तो आबाद होएगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो 2 साल बाद स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा नॉट सेलेक्टेड इन जेई, नॉट सेलेक्टेड इन नीट, नॉट सेलेक्टेड इन एनडीए। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके हाथ की चॉइस है। पढ़ लोगे तो आबाद, नहीं पढ़ोगे तो 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितने भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी बर्बाद और रिजल्ट भी बर्बाद। सिंपल सी चीज है। देखो बहुत रेलेवेंट आपके लिए मैंने ट्रिक्स बनाई है, ठीक है, मेरी बनाई हुई ट्रिक्स है काफी सारी इसमें से, ठीक है। तो नहीं पढ़ा मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस, अब मतलब एस, सब मतलब एसबी और बर्बाद मतलब BI बिस्मिथ, ठीक है। आगे चले, लेट्स गो। इसकी ट्रिक पहले ही मैं लिख के ले आया हूं अब, क्योंकि ट्रिक की हमारे लिए मेन है, सारी चीजें लिख कर ले आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, इनको कैल्कोजन भी बोला जाता है क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में आगे जाकर, वहां पर आप देखोगे कि मैक्सिमम जो ओर होते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया 10th से भी है, वो सारे या तो ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं। तो या तो ऑक्सीजन से बनते हैं या सल्फर से बनते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में? 6। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फिर ये PO और फिर LV किसी काम का नहीं है। तो OA सलीके से टीपो, तो OA से ऑक्सीजन, सलीके के S से हमारा सल्फर, ठीक है, मतलब, और फिर से Se और टीपो में T से TE और पो से PO। समझ में आई बात? तो OA सलीके से टीपो, आप मत टीपना, टीप कर अभी शायद पास हो भी जाओगे, जिंदगी में फेल हो जाओगे। खुद सब अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर करना, तब कर ही सोना बनता है, ठीक है। फिर 17वां ग्रुप फ्लोरीन फैमिली। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली में, तो ऑक्सीजन, सल्फर और Fe ये नॉन मेटल्स होते हैं। बीच वाले, इसके नीचे वाले वो मेटल्स होते हैं। तो P, जो जिसमें P में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इसको P ब्लॉक भी बोला जाता है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है मेटलॉइड्स, वो भी यहां पर होते हैं, ठीक है। अभी इसको पूरा डिटेल में पर एक्सप्लोर करेंगे आगे जाकर। अगला फ्लोरीन फैमिली, जो फ्लोरीन से शुरू होती है, इनको हेलोजन्स भी बोला जाता है क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होती है। आपका नमक NaCl, सेंधा नमक, काला नमक, ये सब पोटेशियम सोडियम के सॉल्ट्स के मिक्स होते हैं, जिसमें साथ में या तो क्लोरीन होगा या फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो मोस्टली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन इसका पहला मेंबर हो गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर AT और फिर TS। इसमें 4 मेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आयोडीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, पक्का। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP5, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? फिर कल बाहर आई आत्मा, ये ट्यून सब पहचान गए, इस फिल्म में भी आत्मा होती है, तो ये रिलेट करने को हमारे को मिल जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर फ्लोरीन। अगर डरना मत, कोई लेट नाइट लेक्चर सुन रहा हो, उसको नींद नहीं आए रात भर, सॉरी बाबा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। फिर कल बाहर आई आत्मा, तो फ्लोरीन, फिर कल क्लोरीन, बाहर Br, आई आयोडीन, आत्मा AT। क्लियर है? चले आगे। फाइनली लास्ट ग्रुप पे पहुंचने वाले हैं, जहां पर कि P सबशेल भी पूरा का पूरा भर जाएगा, NS2 NP6 हो जाएगा। इनर्ट गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और Rn से रेडॉन। देखो, नियॉन 1s2 2s2 2p6, तो P सबशेल भी पूरा भर गया है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें S सबशेल भी पूरा भरा होता है और P सबशेल भी पूरा भरा होता है। फिर क्रिप्टॉन, ठीक है। हीलियम में क्या होता है? 1s2, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का होता है 1s2।
अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके टोटल मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, ठीक है। ये आपको याद है लुईस ने अपनी थ्योरी इन्हीं के बेसिस पर बेस करी थी, जो हम आगे जाकर केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको इन सब के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए 86 वाले रेडॉन तक, ठीक है। तो याद कर लो यार, पॉज कर लो वीडियो और रट लो, 10 बार लिख लो, पहले इसको याद कर लो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। याद किए बिना रुकना मत, याद करना है। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54 और रेडॉन 86, ठीक है। क्लियर, पक्का? चलो आगे चलते हैं, मतलब पहले याद कर लो फिर आगे चलेंगे। हो गया याद, आगे चलें। चलो, तो इसकी ट्रिक क्या है, होता नहीं ऐसा कि जीरो रिस्क हो, इश्क है तो रिस्क है नहीं। कोई भी बड़ा काम आप करने जाओगे तो रिस्क तो होगी। सर पर हम तो जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको कैसी रिस्क है ना। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करते हो तो आपकी रिस्क है कि 10th क्लास तक आपके जो बहुत अच्छे दोस्त थे, आप उनके साथ 2 साल 3 साल 1 साल तक ना घूम पाओ। रिस्क है कि आप अपने रिश्तेदारों की शादियों में ना जा पाओ। रिस्क है कि आप 4 मूवीज कम देख पाओ। रिस्क है कि आप थोड़े से सेल्फिश बन जाओ और दूसरे लोग आपको नापसंद करने लग जाएं। जो आपके सच्चे मित्र नहीं है, सच्चे हितैषी नहीं है, वही आपको नापसंद करेंगे। रिस्क है कि कोई अगर कुछ स्पेशल पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो उसका वो ब्रेकअप हो जाए। ये सारे रिस्क हैं। पर अगर आप ये सारी रिस्क अभी नहीं लेते हो तो बाद में अगले 50-60 साल तक बहुत तगड़ा स्ट्रगल करने की उससे भी बड़ी रिस्क है। आप अपनी रिस्क खुद चूज करते हो। रिस्क तो होगी, हर रास्ते पे होगी, पर हमको जीवन में अपनी रिस्क चूज करनी होती है। इसीलिए इसकी ट्रिक क्या है, होता नहीं ऐसा कि जीरो रिस्क हो, कोई भी पाथ में रिस्क होगी। चॉइस हमारी है कौन सी रिस्क हमें लेनी है, कौन सी हमें नहीं लेनी। तो होता हीलियम नहीं नियॉन, ऐसा आर्गन, की क्रिप्टन, जीरो जिनॉन और रेडॉन रिस्क। अब यार वो बैठ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने हो ऐड कर दिया, मारना मत मेरे को उसके लिए, ठीक है। होता नहीं ऐसा कि जीरो रिस्क हो। तो ये हमारे भाई साहब सारे के सारे ग्रुप्स हमने आज याद भी कर लिए, समझ भी लिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया और वैलेंस शेल भी हमने इनके देख लिया। आगे चलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी हमें कलेक्ट करनी है, पीरियोडिक टेबल के साथ रिश्ता बनाना है, जान पहचान हमें बिठानी है। आगे चलते हैं। तो भाई ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं, बड़ा सिंपल है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सब शेल में जा रहा है उसके हिसाब से हम ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में बिलोंग करेंगे। इससे जो अभी तक हमने थ्योरेटिकली सीखा है उसको अप्लाई करके हम आराम से सीख सकते हैं। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है यह देखकर कि सबसे पहले तो वैलेंस शेल में आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहां पे गिनेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल कौन सा हो गया? शेल नंबर 2, क्योंकि हाईएस्ट नंबर वही है। तो वैलेंस शेल हमारा हो गया ग्रुप नंबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए टोटल 4, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 2। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जब 4 होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एंटर कर रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता, मान लो 2s1 होता तो ग्रुप 1 हो जाता। 2 इलेक्ट्रॉन होते, सिर्फ 2s2 होता कॉन्फ़िगरेशन तो ग्रुप 2 हो जाता। 2p1 होता, मतलब 2s2 2p1 मतलब 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप हो जाता 13। और अगर 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 है तो अभी हमने सीखा था कि ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर 14। तो ये कौन सी ग्रुप का मेंबर है?
ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। और एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके। एटॉमिक नंबर सर कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1s2 के 2, 2s2 के 2, 2p2 के 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ये एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमको सिर्फ किस पे फोकस करना है ग्रुप निकालते टाइम? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करना है। चलो, अब आपको इतना लंबा चौड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सिर्फ वैलेंस शेल हम देखेंगे। 4p6 तक वी डोंट केयर, क्योंकि आपके होने नहीं होने से ग्रुप डिसाइड नहीं होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने हैं, वो डिसाइड करता है कि ग्रुप कौन सा होगा। तो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करेंगे। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 5s। तो वैलेंस शेल कौन सी हो गई? 5s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं s में? सिर्फ एक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एक। ये कौन सा ग्रुप होता है? NS1, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है एल्कली मेटल वाला ग्रुप, मतलब ग्रुप 1। थर्ड वाले का ग्रुप आप निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करो, स्टेप नंबर 1। बहुत सिंपल से स्टेप्स आपको यहां पे बता रहा हूं। फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड स्टेप में, वो आइडेंटिफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमने सीखा हुआ है NS2NP5, आपको पता है ये कौन से ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, निकालो। वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करो, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा ग्रुप होगा। तो पहले ग्रुप नंबर पता करो, दोबारा आओ, मिलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? वैलेंस शेल पता करो। दिख रहा है कि वैलेंस शेल है शेल नंबर 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? शेल नंबर, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 तो s में और 5 p में, तो टोटल मिला के 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप में होते हैं? 2s2 2p5। 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स NS2NP5 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? ग्रुप नंबर 17 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, 2 है तो ग्रुप 2, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17 और 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप नंबर 18 होगा। ठीक है, अब हम इसके फटाफट आंसर लिख लेते हैं। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, फिर सेकंड का ग्रुप 1 एल्कली मेटल और थर्ड का ग्रुप 17 हेलोजन्स। ठीक है, आगे चलें। अब यार देखो, एक और तरीका IUPAC ने, जो गवर्निंग बॉडी है, जो सबसे बड़ी बॉडी है पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में, उन्होंने एक नोमेनक्लेचर करने का तरीका दिया हुआ है। भाई, अभी तक जो एलिमेंट्स का नामकरण हो गया उनको छोड़ो, फ्यूचर में अगर हम कुछ नया एलिमेंट डिस्कवर करते हैं या आर्टिफिशियली अगर हम कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में 100 के बाद, एटॉमिक नंबर 92, 93 के बाद इनफैक्ट जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब आर्टिफिशियली क्रिएट किए हुए हैं। उनमें से बहुत ही कम नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, मोस्टली को हमने सिंथेसाइज किया है, आर्टिफिशियली बनाया है। तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए IUPAC ने एक सिस्टम डिफाइन किया है। जैसे नोमेनक्लेचर किसके बेसिस पे होगा? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके सामने पहले मैं कुछ एग्जांपल ले आता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। लेट्स से हमारा एटॉमिक नंबर है 101। तो IUPAC ने बोला, बहुत सिंपल सा, और हर साल इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से इसको समझना है। अभी तक हमने जो किया उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बहुत फंडामेंटल था, बट इससे सीधा क्वेश्चन उठकर आता है। तो 101, तो IUPAC ने बोला कि हर लेटर, मतलब हर न्यूमेरिक एक जो नंबर हमारे एटॉमिक नंबर में आ रहा है, जैसे 101 की मैं बात करूं तो इसमें एक तो 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो हर एक सिंगल न्यूमेरिक को हम एक नाम प्रोवाइड करेंगे। जैसे 0 को बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे अन, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको कोई देगा नहीं। 2 को बोलेंगे बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। ठीक है,
बहुत कॉमन है, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, इवेंचुअली आपको याद भी हो जाएगा अगर अभी याद नहीं हो रहा। 0 को नील बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को, तो ये सब बोलते हैं। याद क्या क्या करना है, 1 को अन बोलेंगे और 9 को इन बोलेंगे, बस ये अनकॉमन है, बाकी सब तो आप नाम देखकर पहचान जाओगे कि हाँ यार इसको क्या बोला जाता है, पर ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे को मान के चलो एटॉमिक नंबर को एक नाम देना है, जैसे 101 को मेरे को नाम देना है, तो कैसे नाम देंगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे जिससे उस एटॉमिक नंबर की शुरुआत हो रही है। 101 की किससे शुरुआत हो रही है? 1 से। 1 को क्या बोलते हैं? अन। तो आपने क्या कर दिया, लिख दिया अन, ठीक है, अन लिख दिया। सेकंड न्यूमेरिक कौन सा है, सेकंड नंबर इस एटॉमिक नंबर में कौन सा है? 0, क्योंकि 101, तो सेकंड नंबर कौन सा है? 0। 0 को क्या बोलते हैं? निल। चलिए फिर आपने वो लिख दिया, तो अन निल मतलब 1 0। फिर वापस से 1 रिपीट हो रहा है, 1 को क्या बोलते हैं? अन। तो आपने फिर से 1 लिख दिया। तो कैसे करना है, जो भी 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है जिसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो लेफ्ट से लिखना शुरू हो जाओ। 1 को लिख दिया अन, फिर 0 को लिख दिया निल, दोबारा से 1 को लिख दिया अन, इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर इनके बाद एक ईएम जोड़ दो, इनके बाद क्या जोड़ दो? एक ईएम जोड़ दो। तो एटॉमिक नंबर 101 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या नाम हो जाएगा? अन निल अन ईएम, ठीक है। 102 को करते हैं, सबसे लेफ्ट में कौन है? 1, उसको क्या बोलते हैं? अन। तो क्या लिख दिया सबसे पहले? अन। फिर क्या है? 0, उसको क्या बोलते हैं? निल। तो क्या लिख दिया? निल, तो अन निल। 2 को क्या बोलते हैं? बाय, तो क्या लिख दिया? बाय। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ईएम। अब यहां पे एक छोटा सा और एडिशन है कि अगर 2 बार आय आ रहा है, जैसे बाय का भी आय आएगा और ईएम का भी आय आएगा, तो एक आय को स्किप कर दो। जैसे आप यहां पे अगर नाम देखोगे तो UN ये अन का हो गया, NIL ये 0 का हो गया, निल। बाय BI ये किसका हो गया? 2 का हो गया। ईएम का आय हम खा गए क्योंकि आईयूपीएसी ने हमको ऐसा ही बताया, कोई लॉजिक नहीं है, बस एक कंटिन्यूटी के लिए एक एक रूल को वेल स्पेसिफाइड कर दिया जाता है ताकि सारी दुनिया एक ही नाम लिखे। तो नाम क्या हो जाएगा? अन निल बाय ईएम, ठीक है। 103, 1 को बोलेंगे अन, 0 को बोलेंगे निल, 3 को बोलेंगे ट्राई, आई को खा जाएंगे और एक ईएम ऐड कर देंगे, तो अन निल ट्राई ईएम। क्या लिख देंगे? अन निल ट्राई ईएम। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिखते हैं, जो भी जिस भी लेटर के नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसको लिख दो। जैसे अन निल अन ईएम 101 को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? UNU। क्यों? 1 का शुरुआत किससे होती है? अन से, तो हमने U को ले लिया। 0 की शुरुआत किससे होती है? निल से, तो हमने N को ले लिया। और 3 की शुरुआत किससे हो, और वापिस से 1 ही आ रहा है, तो 1 की शुरुआत किससे होती है? दोबारा से अन से, तो U से, तो इसलिए UNU। 1 का U, 0 का N और दोबारा से 1 का U, तो UNU। 102 का शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा? 1 का U क्योंकि अन, 0 का निल का N तो N, और 2 का बाय का B तो UNB। 103 का होगा 1 का U, 0 का N और 3 का T। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले सालों में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज करवा रहा हूं, फ्री के नंबर हैं, 10 सेकंड में +4 नंबर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आईयूपीएसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 119। अगर मेरे पास 119 है तो उसका मैं सिंबल क्या लिखूंगा? आपको सिर्फ सिंबल नहीं लिखना, पूरा नाम भी लिखो और फिर उससे सिंबल भी लिखना। मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले जो नंबर लेफ्ट में है इसके स्टेप क्या होते हैं? उसका नाम लिखो, फिर उसके राइट वाले का नाम लिखो, फिर उसके राइट वाले का नाम लिखो जो हमने टेबल याद करी थी उसमें से, और उसके एंड में क्या जोड़ दो? ईएम, ठीक है। उसका सिंबल कैसे बनाना है वो भी आपको पता है, अभी जस्ट सीखा है, तो कर लो, फिर दोबारा मिलते हैं। हाँ तो भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे हो गया होगा। देखो 1 मतलब अन, फिर वापस से 1 तो अन, तो अन अन। 9 मतलब इन, ENN, स्पेलिंग भी याद रखनी है, तो अन अन इन, तो UN, फिर ENN और फिर ईएम। तो ये तो हो गया इसका नाम, ठीक है।
फिर 1 किससे शुरू होता है? U से, तो सबसे पहले आएगा U। दोबारा 1 है तो वो किससे शुरू होता है? U से। और फिर 9 ये किससे शुरू होता है? E से, तो U U E, तो आंसर हो जाएगा 1। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेन एग्जाम्स में एक्चुअली में। तो बस हमने थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली उस टेबल को याद करने की, तो ये अगर क्वेश्चन आया तो 4 नंबर 3 नंबर पक्के। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो, अब हम आ जाते हैं ब्लॉक्स पे। ये लेक्चर का लास्ट पार्ट है। आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में एंटर हो रहा है, उसके हिसाब से सारे एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर होगा सबशेल में, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हमने अउबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, जहां पे हमने एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को एक इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में डाला था और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने भरना शुरू किया था। एग्जैक्ट वही फंडा यहां पर काम करेगा। तो वो सारे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है उसको क्या बोला जाता है? उन सबको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। तो कौन कौन होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये ग्रुप 1 वाले। साथ में ग्रुप 2 वाले भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम और रेडियम। अब आपको ये दोबारा सारे एलिमेंट्स लिखने की अपनी कॉपी में जरूरत नहीं है, एक बार पीरियोडिक टेबल हमारे सामने चिपकिए, हमको याद हो जाएगा। जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना ही टाइम बचाएंगे नोट्स बनाने में। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS122। सर इस NS122 का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस सबशेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा तो वो हो जाएगा ग्रुप 1, या 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे एस सबशेल में तो वो हो जाएगा हमारा ग्रुप 2। तो इसीलिए NS122, कोई भी अगर आपको ये लिख के दे दे NS122 तो ये एक रेंज है, या तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ग्रुप 1, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे वैलेंस शेल में तो ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पी ब्लॉक। अब आपको डेफिनेशन खुद से समझ में आ जाएगी। वो सारे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का पी सबशेल में एंटर करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको पी ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो अब तक हमने पढ़े वो सारे कौन से होते हैं? वो सारे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नोबल गैसेस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन सी चीज है, इसको याद करने मत बैठ जाना, ये बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने अपनी कॉपी में मत बैठ जाना, ये आपको इवेंचुअली ओवर द टाइम याद होती जाएगी। अभी कहीं पे नाम आ जाए और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए हम एक बार इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई? एस सबशेल तो पूरी भर गई पहले ही, फिर कौन भरेगा? पी सबशेल भरेगी। 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम आ सकते हैं किसके अंदर? पी सबशेल के अंदर, क्योंकि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ठीक है, तो NS2 NP126, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ग्रुप 13, 2 आया तो ग्रुप 14, 3 तो ग्रुप 15, 4 तो ग्रुप 16, 5 तो ग्रुप 17 और 6 तो ग्रुप 18 नोबल गैस वाला ग्रुप। ठीक है, पक्का? श्योर? चलें आगे, है ना? चलो, तो पी सबशेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 6 कर सकता है। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप्स होते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कुछ नई चीज आई है, अभी तक हमने डी ब्लॉक वालों को बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक टोटल मिला के 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक डी ब्लॉक जिसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं और एक एफ ब्लॉक जिसके बारे में इसके बाद पढ़ने वाले। इनका हम अलग से चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे क्लास 12th में। एस ब्लॉक का भी अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, पी ब्लॉक का भी अलग से चैप्टर पढ़ेंगे और डी एंड एफ ब्लॉक का एक कंबाइंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर करता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। वो किसके अंदर एंटर करता है?
वो डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो। सर यहां पे एन डी ऑर्बिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब हम अबव प्रिंसिपल के हिसाब से जमाएंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। ये है आयरन एटम का कॉन्फ़िगरेशन। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? जो आपको आयरन दिख रहा है ना, एटॉमिक नंबर 26, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 26 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन देखते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 1s में, तो 1s2। फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, तो 2s2, टोटल हो गए 4। अगले 6 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे, तो 2p6 हो गए टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। अगले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3s2 में जाएंगे, तो 12 हो गए। फिर अगले 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? बताओ, 3p6। तो ये टोटल मिला के हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब समझना, मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। अगर मैं n+l रूल लगाऊंगा तो जो 4s वाला हमारा एक सबशेल है उसके लिए n+l का नंबर आएगा 4 के बराबर। 3d के लिए n+l रूल लगाऊंगा तो उसका नंबर आएगा 3, तो n, l की वैल्यू 2, तो 3 + 2 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है, मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है। तो पहले जो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे? 4s में जाएंगे। ठीक है, फिर जो लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में भरेंगे? वो 3d में भरेंगे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ वो किस में एंटर हुआ? डी सबशेल में। और क्या वो डी सबशेल आउटर मोस्ट शेल है क्या? नहीं, वो आउटर मोस्ट के एक पहले वाली सबशेल है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा है n-1 डी ऑर्बिटल। आया समझ में? जब हम s ब्लॉक का पढ़ रहे थे तो ns122 लिखा था, क्योंकि वहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो आउटर मोस्ट शेल में ही जाता है। क्लियर है? जब हम p ब्लॉक देख रहे थे तो हमने ns2 np126 लिखा था, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो आउटर मोस्ट शेल के p सबशेल के अंदर जाता है। पर जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि n+l रूल के मुताबिक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो n-1 डी ऑर्बिटल में होता है। सर n-1 कैसे? यहां पे n क्या है? n मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो n की वैल्यू कितनी है? आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 4s। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से डी सबशेल में गया? 3d सबशेल में। तो 3 क्या हो गया? 4-1, मतलब n-1। तो ये कौन सी वाली डी सबशेल है? n-1 वाली डी सबशेल है, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा n-1 d 1 to 10। ठीक है, क्लियर है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं भाई, n-1 s2 p6 d 1 to 10 और ns1 to 2। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स कर लेंगे धीरे धीरे, आपको यहां पे ये याद होती जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये ns1 to 2 क्यों लिखा है? क्या हर बार ns वाला ऑर्बिटल पूरा नहीं भरेगा क्या? नहीं, जो क्रोमियम और उसके नीचे वाले होते हैं उनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो कॉपर वाले होते हैं उनका भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये भी हम सीख चुके हैं। क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होता है 4s1 3d5। तो n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 5। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन गए ना, और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1। तो जो ग्रुप नंबर हमारा क्रोमियम का होता है वो कितना होता है? देखो, स्कैंडियम का 3, फिर उसके बाद 4 5 6। ठीक है, तो जो ग्रुप नंबर हमारा 6 होता है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है, और जो ग्रुप नंबर हमारा 11 होता है उसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है, क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के लिए ये थोड़ी बहुत कारीगरी कर लेते हैं, आपको दुख देते हैं कि सारे एक और एक्सेप्शन हमारे पास आ गया, बट वो उनकी स्टेबिलिटी के लिए सही है, ये हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? n-1 s2 p6 d 1 to 10 ns1 to 2। ठीक है, पक्का? तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहां कहां पे प्लेस होते हैं? 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रुप में प्लेस होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, आयरन एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ये हम ऑलरेडी लिख के देख चुके हैं, लास्ट वाला जो होता है जिससे हमको मतलब है 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, अब इसके नीचे अपन क्रोमियम का भी लिख लेते हैं। क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो भाई 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहिए फिर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3p6 में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। हम अभी क्रोमियम की बात कर रहे हैं, आयरन की बात नहीं कर रहे, आयरन को हटाओ। क्रोमियम में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 हमने भर दिए 3p6 तक। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d5। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10। ये दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक है, आगे चले, बहुत बढ़िया, पक्का। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा है, n-1s2, n की वैल्यू कितनी है, आयरन के केस की मैं बात कर रहा हूं, n की वैल्यू कितनी है 4, तो n-1s2 मतलब 4-1s2 3s2, n-1p6 3p6, ns1-2 तो 4s2, और n-1 d1-10 तो 3d6। क्लियर है, चले आगे। अब f ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में जाता है, उनको f ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ये हमारे काम के नहीं है, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, वो हम अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 3 में होते हैं जितने भी f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे f ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ग्रुप 3 में भरते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई आपसे पूछे सारे f ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे होते हैं, उनका ग्रुप नंबर क्या होता है, तो ग्रुप नंबर 3 होता है। यार अब ये ऐसा है, पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ उसके कारण थे, उसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, एफ ब्लॉक हमको नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रुप 3 के अंदर होते हैं। ठीक है, पक्का, आगे चलें, श्योर। तो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, 58 से 71 और 90 से 103। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, ये 14 और 14 28 एलिमेंट्स। 28 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एफ ब्लॉक वाले होते हैं। एफ सब शेल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, 14। तो बस लैंथनम के आगे वाले 14 इलेक्ट्रॉन्स 14 एलिमेंट्स और एक्टिनियम के आगे वाले 14 एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, एफ सबशेल में जाता है। ये सारी माथाफोड़ी किसके कारण हो रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जाएगा। अगर वो एस सबशेल में जाएगा तो बोलो कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। पी सबशेल में जाएगा तो बोलो कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। डी सबशेल में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ सबशेल में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो कहलाए जाएंगे। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लंबा सा है, लिख लेना इसको, पर इस पे बहुत ज्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना, ये नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में उसके हम क्वेश्चंस करके समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे ये एक है अपना यूरोपियम, ठीक है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2s2 हमने लिखा था, तो n-2s2, n कितना है, हाईएस्ट वाला शेल नंबर 6, तो n-2 कितना हो गया 4, तो 4s2, फिर 4p6, फिर 4d10, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4f में गया, इसलिए ये कौन से एलिमेंट हो गए, ये f ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो 4f7, 5s2, 5p6, 6s2। ठीक है, पक्का, आगे चलें, श्योर। ध्यान देने वाली बात है, 5d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। लास्ट में मैंने क्या लिख रखा है, n-1 d 0 से 1, तो इसमें d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब याद कर लेना, अलग से आपको एक लिस्ट दूंगा मैं। ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे 5 मिनट का, जिसमें सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस एक साथ लिख लेंगे हम। तो अभी दिमाग नहीं लगाना, एक एलिमेंट मैंने एग्जांपल ले लिया एफ ब्लॉक का यूरोपियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, n-2 s2 p6 d10
F1 to 14, N-1 S2 P6 D0 से 1 और NS2 एकदम इसकी जैसी यहां पर लिखी हुई है। क्लियर? आगे चलें। देखो अभी आपको लग रहा होगा सर इतनी सारी चीज है, हम कैसे याद करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, F ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया। अबे इनके अपन अलग अलग पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज करके याद हो जाएगी। अभी हमसे एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, कुछ याद नहीं करना, डरना नहीं है। इनमें एक की भी आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करनी, मेरे को भी आज तक नहीं है, तो डरना नहीं है, पर सिर्फ एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, डरो मत। ठीक है? जब मैंने पढ़ा था मेरे को भी बहुत हैवी लगा था, ये क्या हो गया, पर धीरे धीरे 2 साल तक, 3 साल तक, 1 साल तक हमको अपने दिमाग में ये डालना है, याद हो जाएगा। ठीक है? तो एलिमेंट्स जो 58 से 71 है वो लैंथनम के बाद आते हैं, इसीलिए लैंथेनाइड्स कहलाते हैं, और जो एलिमेंट्स 90 से 103 हैं वो एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक के 2 टुकड़े होते हैं, लैंथेनाइड्स एटॉमिक नंबर 58 to 71, एक्टिनाइड्स एटॉमिक नंबर 90 to 103। ठीक है? क्लियर है? तो लैंथेनाइड्स नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। बहुत कम पाए जाते हैं, ज्यादातर तो मतलब एकदम ट्रेसेस ऑफ क्वांटिटी में पाए जाते हैं, एकदम ऐसे चिन्नू मिन्नू से पाए जाते हैं। ठीक है? और एटॉमिक नंबर 922 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। किसी काम की नहीं ये सारे डेफिनेशंस, बस एक बार पढ़ लिया हमारा काम हो गया। इनको आप पॉज करके लिख लेना ताकि बाद में 1-2 बार इनके ऊपर अपनी नजर पड़ जाए। ठीक है? अब कुछ एक डेफिनेशंस लास्ट इस लेक्चर की और बची हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स जिनकी लास्ट 2 शेल, आउटर मोस्ट और आउटर मोस्ट के जस्ट एक पहली वाली, इनकंप्लीट रहती है न्यूट्रल या मोस्ट स्टेबल आयोनिक स्टेट में, उन सबको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। याद करना है, डेफिनेशन पे नहीं जाना, इतनी सारी चीजें हम ध्यान नहीं रख सकते। ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10 और ग्रुप 11, ये 9 ग्रुप्स के एलिमेंट जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, अदर देन एफ ब्लॉक वाले। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अदर देन ग्रुप 12 जिंक वाले ग्रुप के अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? तो जो लास्ट शेल होती है वो एस सब शेल होती है, तो उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो डी वाली होती है, तो उसमें 8 या 18 एलिमेंट्स तक हमारे, मतलब 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स तक हमारे हो सकते हैं। कुछ नहीं करना, इतना सब नहीं, बहुत टेक्निकलिटीज है, हमारे काम की नहीं है। हमने तो याद कर लिया साहब, ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक के जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे। जैसे आप इसमें देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट 2 शेल्स इनकंप्लीट हैं। कैसे इनकंप्लीट है सर, हमें तो दिख ही नहीं रही है। मैं बताता हूं, मैं हूं। देखो जो थर्ड शेल है उसमें 3s तो पूरा भरा हुआ है, 3p भी पूरा भरा हुआ है, पर क्या 3d पूरा भरा हुआ है? क्या नहीं भरा हुआ। 3d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? बोलो 10 आ सकते हैं, पर हैं कितने? 6। तो ये इनकंप्लीट हो गई ना पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब लास्ट के पहले वाली, क्या वो इनकंप्लीट हो गई? क्या हो गई सर। लास्ट शेल कौन सी है? फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4s में आ सकते हैं, वो पूरा भरा हुआ है। पर क्या 4p भरा हुआ है? नहीं, वो खाली है। 4d भरा हुआ है? नहीं, वो खाली है। 4f भरा हुआ है? नहीं, वो खाली है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट वाली और पेनल्टीमेट वाली में खाली है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट जैसा ही होता है जिंक वाले ग्रुप को छोड़कर। तो जिंक, कैडमियम और Hb ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। सिर्फ 3 एलिमेंट्स, इनके नीचे वाले भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि उनमें कुछ चक्कर हो जाता है और वो भर जाते हैं, मतलब वो भी इनकम्प्लीट रहते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन में। तो याद क्या करना है? जिंक, कैडमियम और Hg, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये
ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। बाकी जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, बाकी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डिटेल में कहां पढ़ेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इनकी 3 शेल इनकम्प्लीट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ लेंगे। अभी बस हमको क्या सीखना है? एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स अदर देन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या हो गए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सारे के सारे ये ग्रुप 3 के मेंबर होते हैं। तो आज का लेक्चर होता है यहीं समाप्त। शुरुआत वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट बड़ा सिंपल, उसके बाद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड। कोई बात नहीं, दिमाग पक गया होगा, शांति से आराम से बैठो, लेक्चर नोट्स अभी मत पढ़ना, कल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यार बस अब ये पीरियोडिक टेबल का लास्ट पार्ट था जिसमें हमारा दिमाग खराब हुआ, जिसमें इंफॉर्मेशन आई। अब यहां से लेकर पूरा चैप्टर आगे तक प्योरली लॉजिकल है, बहुत मजेदार है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।